तो स्वागत है आप सभी का क्लास में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में। बिना समय गवाए, आप जानते हैं कि ये जीएस पेपर 3 का हिस्सा है, आपका इकोनॉमी का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप सभी को बहुत ध्यान से पढ़ना और समझना चाहिए। आज की क्लास में हम बात करेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स और साथ ही साथ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जो 3-4 रूप हैं उनके बारे में बात करेंगे। अर्बन है, रूरल है या फिर कंबाइंड है। ये जो सीपीआई कंबाइंड होता है इसके बारे में भी हम समझेंगे। असल में इन्फ्लेशन का ही आगे का बढ़ा हुआ पार्ट है, तो आपको थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप हमारी पुरानी वीडियोस को जाइए, देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा एज अ होल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि सर ये होलसेल प्राइस इंडेक्स आखिर है क्या? होलसेल प्राइस इंडेक्स बेसिकली ट्रैक्स प्राइस मूवमेंट ऑफ बास्केट ऑफ कमोडिटीज एट होलसेल लेवल। होलसेल लेवल पर कुछ चीजें होती हैं, उनका एक बास्केट हम बना लेते हैं। अभी हमारे पास इसमें जो कमोडिटीज का नंबर है वो लगभग है 697 ही, लगभग नहीं है, 697 फिक्स है। तो 697 कमोडिटीज की प्राइस को हम ट्रैक करते हैं ओवर द वेटेड, उन्हें कुछ वेटेज देकर। अब इस प्राइस को ट्रैक करने के बाद हम एक बेस ईयर मान लेते हैं कि हमने कोई बेस ईयर माना 2001। तो 2001 में कोई कमोडिटी है जिसकी कीमत 4 यूनिट थी और वो बढ़कर अगर अभी लगभग 10 यूनिट हो जाती है तो उसमें कुछ इंक्रीज है जो 6 यूनिट का है। इससे हमें पता चलता है कि किसी कमोडिटी की जो वैल्यू इंक्रीज हुई है, जो पैसे या फिर प्राइस जो किसी कमोडिटी का बढ़ा है, उससे कितनी महंगाई आई है। बेस ईयर बेसिकली हम क्यों लेते हैं? क्योंकि किसी भी चीज़ की कीमत को बढ़ाने के लिए 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। एक हो सकता है प्राइस और दूसरा हो सकता है क्वांटिटी। अगर आपने प्राइस को बढ़ाया, मान लेते हैं कि पहले आप किसी चीज़ को 100 रुपये का खरीदते थे और उसकी क्वांटिटी 1 थी, तो आपकी जो वैल्यू है कमोडिटी की वो अभी 100 है, यानी कि 100 है। लेकिन होता क्या है कि आप अपनी वैल्यू को 2 तरह से बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? या तो आपने प्राइस बढ़ा दिया, मान लेते हैं कि आपने जो वैल्यू है उसमें अब वस्तु आपकी जो है वो 120 की हो गई है, उसकी क्वांटिटी आपने 1 रखी, सो अब आपको जो मिलने वाली है वैल्यू 120 मिलने वाली है, यानी कि 120 ही मिलने वाली है। ऐसे में हमें एक बात समझ में आ जाती है कि प्राइस बढ़ने से भी हमें किसी चीज़ के बढ़े होने का, किसी चीज़ की वैल्यू बढ़े होने का आभास हो सकता है, और क्वांटिटी बढ़े होने से भी हो सकता है कि पहले हम 50 की 2 चीज़ें लेते थे तो 100 वैल्यू थी, अभी क्या है 50 की 3 चीज़ें हम लेते हैं तो अभी हमारे पास 150 वैल्यू, 150 वैल्यू है। यानी कि किसी चीज़ की या तो क्वांटिटी बढ़ाकर या फिर उसका प्राइस बढ़ाकर हम वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। हमें यहाँ तक बात समझ में आई। अब क्योंकि प्राइस बढ़ते रहते हैं और वैल्यू नहीं बढ़ती, इससे हमें आभासी लगने लगता है कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो बढ़ गई हैं, कमोडिटी की जो वैल्यूज हैं वो बढ़ गई हैं, उनका प्रोडक्शन बढ़ गया है। ऐसे में हम क्या करते हैं, एक बेस ईयर मान लेते हैं कि हमने कहा 2011 के लेवल के हिसाब से, 2012 के लेवल के हिसाब से देखा जाए तो अब तक हमने कितनी कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन किया है और उनके प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट देखने के लिए मिला है। क्या प्राइस पहले कम था, अभी बढ़ गया है, या प्राइस अभी घट गया है? तो इससे हमें इन्फ्लेशन से जुड़ी हुई जानकारी मिल जाती है। एज अ होल ये होलसेल प्राइस लेवल्स को ट्रैक करने का काम करता है। इसे सबसे पहले 1942 में पब्लिश किया गया था। इसे पब्लिश करने वाला ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री 1942 में इसको पहली बार रिवाइज किया गया, पहली बार इसको पब्लिश किया गया था। इसका बेस ईयर जो उस समय माना गया था वो माना गया था 1939। ये देखिए मैंने मेन टॉपिक लिखे हुए हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ज़्यादा अपना दिमाग मत चलाइएगा कि हमें नई नई चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है फ्रॉम द बुक्स, आप सीधा ये वीडियो देखिए और चीज़ों को समझिए, उसके बाद आप बुक रीडिंग एक बार कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। लेकिन मल्टीपल रिवीजन्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब होता क्या है? होता ये है कि 2011-12 में इसका रिवीजन किया जाना था, यानी कि पहले जो WPI था, होलसेल प्राइस इंडेक्स था, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आउटडेटेड थी, अभी उनका हम यूज़ नहीं करते। होलसेल पर देखा जाए तो उसका होलसेल प्राइस इंडेक्स के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो बिल्कुल सही नहीं है, हमें सही जानकारी नहीं मिल पाती। ऐसे में हमने ये तय किया कि जो बेस ईयर होगा होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि WPI का, वो बेस ईयर सेम होगा GDP के बेस ईयर से, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो ग्रोथ है उसको चेक करने के लिए जिस बेस ईयर का हम यूज करते हैं वही बेस ईयर अब हम WPI के लिए लेंगे। साथ ही साथ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो बेस ईयर है वो भी सेम होना चाहिए। ये 2012 में हमने कहा।
उसके बाद क्या होता है, एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाता है 2012 में, और इसने कहा कि जो 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं WPI के, सबसे पहले थे प्राइमरी आर्टिकल्स। प्राइमरी आर्टिकल्स में बेसिकली फूड रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं, यानी कि खाने से जुड़ी हुई चीजें। उसके अलावा फ्यूल था और पावर था और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स थे। इन सबको हम क्या करने वाले हैं, कंबाइन करेंगे WPI के अंदर। इसके बाद नंबर ऑफ आइटम्स को बढ़ा दिया गया। नंबर ऑफ आइटम्स 676 थे पहले, उसको बढ़ाकर 697 कर दिया गया। इसमें 199 न्यू आइटम्स ऐड किए गए और 146 पुराने आइटम्स को ड्रॉप कर दिया गया। यानी कि अभी जो हमारे पास होलसेल प्राइस इंडेक्स में नंबर है वो है 697। 697 कमोडिटीज को हम एज अ होल लेते हैं और उनके प्राइस को मेजर करते हैं ओवर द ईयर्स। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं किया जाता, इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस को। क्यों इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड नहीं किया जाता? देखिए, कोई कमोडिटी है, किसी का होलसेल प्राइस हम मान लेते हैं 500 और सरकार उसके ऊपर एक्स टैक्स लगा देती है, तो अब हमें इसकी वैल्यू इंक्रीज दिखाई देगी, इसकी इंक्रीज वैल्यू हमको दिखाई यहाँ पर देने लगती है। अब इससे बचने के लिए, यानी कि फिस्कल पॉलिसी का इंपैक्ट होलसेल प्राइस इंडेक्स के ऊपर ना पड़े, इसके लिए सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्सेस को इसमें इंक्लूड नहीं किया है। साथ ही साथ इसे मेजर करने के लिए जिस मेथड का हम यूज करते हैं उसे ज्योमेट्रिक मीन मेथड कहा जाता है। आशा करता हूं कि आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में इतनी बातें समझ में आ गई है। अब क्योंकि होलसेल प्राइस इंडेक्स काफी ज्यादा डायनेमिक है, इसीलिए इसको डायनेमिक रिव्यू की जरूरत भी है। इसके लिए गवर्नमेंट ने सेटअप की है टेक्निकल रिवाइज या रिव्यू कमेटी, जिसको हेड करते हैं सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। इसके सेक्रेटरी जो हैं वो टेक्निकल रिव्यू कमेटी को हेड करते हैं या रिवाइज कमेटी को हेड करते हैं। TRC इसको बोला जाता है, इसको हेड करते हैं। इसको हेड करने वाले कौन है? सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? 2012 में हमें एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलता है, जहां पर हमें एक नया इंडेक्स होलसेल फूड प्राइस इंडेक्स देखने के लिए मिलेगा। इसे रिलीज किया जाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा। फूड आर्टिकल्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, जिसमें प्राइस, जिसे हमने प्राइमरी ग्रुप में पहले पढ़ा है WPI के अंदर, और साथ ही साथ इसमें मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को भी इंक्लूड किया जाता है और इससे निकाला जाता है होलसेल फूड प्राइस इंडेक्स। ये दोनों ही फूड होते हैं, दोनों ही फूड प्रोडक्ट्स हैं। ऊपर वाले जो फूड आर्टिकल्स हैं प्राइमरी ग्रुप वाले, और मैन्युफैक्चर्ड जो कि मैन्युफैक्चर होने के बाद आपको पैकिंग में मिलते हैं, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। आगे हम बात करने वाले हैं CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी एक बास्केट ही है। अब से पहले तक हमने देखा कि जो WPI है उसमें होलसेल है। कंज्यूमर में क्या होगा कि हम रिटेल में कुछ चीजों को स्टडी करते हैं। क्या क्या इसमें आता है? फूड एंड बेवरेजेस आते हैं, पान तंबाकू इंटॉक्सिकेंट्स आते हैं, क्लोथिंग एंड फुटवेयर आता है, फ्यूल एंड लाइट आती है, हाउसिंग आती है, और मिसलेनियस में काफी सारी चीजें इसमें डाली गई हैं। सो ये सारी चीजें एक बास्केट बनाती हैं और उसमें जो प्राइस लेवल में चेंज होता है उसके आधार पर हम इंडेक्स को बनाते हैं। 2012 में गवर्नमेंट ने CPI के अलग अलग रूपों को इंट्रोड्यूस किया, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब CPI, सबसे पहले IW के बारे में पढ़ते हैं। CPI IW क्या है? CPI IW का मतलब है इंडस्ट्रियल वर्कर। इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग। कितने तरह की इंडस्ट्रीज हो सकती हैं? देखिए, फैक्ट्रीज हो सकती हैं, माइंस हो सकती हैं, प्लांटेशंस हो सकती हैं। फैक्ट्री जानते हैं, माइन खदान होती है, कोयला वगैरह निकाला जाता है, लोहा निकाला जाता है। प्लांटेशन क्या होती है? चाय कॉफी के बागान होते हैं, केले के बागान होते हैं, वहां पर जो मजदूर काम करते हैं उन्हें प्लांटेशन। रेलवेज हैं, पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स में काम करने वाले लोग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग मैनेजमेंट या एस्टेब्लिशमेंट में काम करने वाले लोग, साथ ही साथ पोर्ट या डॉक यानी कि जो आपके पत्तन होते हैं या फिर जिन्हें हम बंदरगाह कहते हैं, उनके ऊपर काम करने वाले लोगों को इंडस्ट्रियल वर्कर माना जाता है। अब इस इंडेक्स की क्या जरूरत पड़ी होगी? देखिए, इंडस्ट्रियल वर्कर, क्योंकि भारत जो है काफी ज्यादा डाइवर्स नेशन है और यहाँ पर इकोनॉमिकली सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी हमको देखने के लिए मिलती है। अब जब सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है तो अलग अलग तरह के इंडेक्सेस की जरूरत भी जाहिर तौर पर हमें पड़ने वाली है। इसीलिए हमने CPI IW निकाला, इंडस्ट्रियल वर्कर। इंडस्ट्रियल वर्कर की नीड्स के हिसाब से, क्योंकि इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की जो वेजेस है, इसे कंपाइल कौन करता है? सबसे पहले वो समझ लेते हैं। इसे कंपाइल करता है लेबर ब्यूरो और इसमें रिटेल प्राइसेस को मेजर किया जाता है। फिक्स बास्केट ऑफ 463 इसमें आइटम्स आते हैं, 463 आइटम इसमें आते हैं। अब इसमें वेजेस ऑफ एम्प्लॉइज को फिक्स करने के काम आता है कि किसको कितनी सैलरी दी जानी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सैलरी थोड़ी कम है और वर्कर से काम कराया जा रहा है। तो ऐसे में हमें जो रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा वो रिजल्ट ऐसा होगा कि अब वर्कर गरीबी में चला
गरीबी में जाता रहेगा। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, इससे बचने के लिए हम ये करते हैं कि हम CPI IW निकालते हैं। इससे हमें एक अंदाजा होता है कि इनकी वेजेस और सैलरीज को कितना बढ़ाया जाना है। साथ ही DA बढ़ाने के काम आता है। DA क्या होता है, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है कि महंगाई बढ़ने के साथ सरकार कुछ पैसा देती है, कुछ भत्ता देती है, ताकि वो अपनी महंगाई को कंपनसेट कर सके। बात समझ में आ गई आपको? ये बेसिकली किसके लिए होता है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए होता है। आगे चलते हैं। उसके बाद निकाला जाता है CPI UNME, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज। 1984-85 में पहली बार निकाला गया था। बेस ईयर 1958-59 था। डिसकंटिन्यू कर दिया गया 2011 में, और उसके बदले में 4 अलग अलग इंडेक्सेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला CPI रूरल, CPI अर्बन, CPI कंबाइंड और CFPI कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स होलसेल फूड प्राइस इंडेक्स जैसा ही है, बस इसकी कमोडिटी में अंतर है। उसमें जो फूड आइटम्स हैं उन्हें रखा जाता है, इसमें भी फूड आइटम्स को ही रखा जाता है। उसमें होलसेल प्राइस पर रखा जाता है, इसमें रिटेल प्राइस पर रखा जाता है। अब CPI-C का यूज किया जाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन को मापने के लिए, मेजर करने के लिए। CPI-C, इसमें जो इन्फ्लेशन हो सकती है कोर इन्फ्लेशन हो सकती है। कोर इन्फ्लेशन यानी कि कोर महंगाई। कोर महंगाई क्या होती है, इसमें हम एक्सक्लूड कर देते हैं, CPI-C ही लेंगे, कंबाइंड ही लेंगे, लेकिन इसमें क्या क्या एक्सक्लूड कर देंगे, क्या नहीं लेंगे। इसमें हम फूड नहीं लेंगे, फ्यूल नहीं लेंगे, एनर्जी नहीं लेंगे। ये 2001 में इंडिया ने पहली बार निकाला था। उसके बाद कोर इन्फ्लेशन होता है। देखिए ऊपर वाले में क्या क्या एक्सक्लूड किया है, फूड, फ्यूल, एनर्जी। ये फ्यूल हटा दीजिए क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, फूड और एनर्जी डाल लीजिए। इसके नीचे वाले में हमने एनर्जी, फूड और ट्रांसपोर्ट 3 चीजों को एक्सक्लूड किया है। ऊपर वाला जो इंडेक्स है कोर इन्फ्लेशन इंडेक्स, कोर इन्फ्लेशन CPI-C, ये हमें इंडिया के ऊपर इम्प्लाई नहीं होता, क्योंकि इंडिया के लोग ना अभी भी फूड से इम्पैक्ट होते हैं। हमें टमाटर के रेट से फर्क पड़ता है, हमें चीनी के रेट से फर्क पड़ता है। तो हमारे लिए इस इंडेक्स में फूड और फ्यूल दोनों का होना जरूरी है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट तो इसी के इर्द गिर्द घूमती है। हालांकि जो वेस्टर्न नेशंस हैं, जिन्हें डेवलप्ड कंट्रीज कह सकते हैं हम, वो डेवलप्ड कंट्रीज में ये काम कर सकता है, लेकिन भारत में ये इतना ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं होता। आगे चलते हैं। दूसरा होता है कोर इन्फ्लेशन। ऊपर हमने फूड, एनर्जी को छोड़ दिया, नीचे क्या छोड़ेंगे, एनर्जी, फूड और ट्रांसपोर्ट। 2015 में पहली बार निकाला गया था, इसे कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। उसके बाद आ जाती है रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन। इसमें एनर्जी, फूड, ट्रांसपोर्ट और फ्यूल तीनों को छोड़ा जाता है, और फ्यूल चारों को छोड़ा जाता है। फ्यूल में आता है डीजल और पेट्रोल दोनों। CPI-C के बारे में आप समझ गए होंगे, CPI-C का कहाँ पर यूज किया जाता है। वीडियो थोड़ा जल्दी इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि हमारे पास सिलेबस बहुत बड़ा है। UPSC के पर्सपेक्टिव से GS पेपर तैयार करना बच्चों के लिए एक टेढ़ी खीर है। तो अगर आप सभी बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा है इकोनॉमी के बारे में, तो हमारी वीडियोस को आप देख सकते हैं, ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। आप क्विक रिवीजन के लिए भी हमारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।